मित्रों, मैं राहुल श्रीवास्तव तुभ्यम की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पहले वीडियो के बाद इस वीडियो को शूट करने में थोड़ा अंतराल हुआ, थोड़ा ज़्यादा समय लगा। उसके पीछे एक प्रमुख वजह थी कि पिछले 2 हफ्तों से मैं गहन विषाद और दुख के समय को व्यतीत कर रहा था। दरअसल मेरे पिताजी की अचानक मृत्यु की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पाया, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए एक आदर्श स्वरूप थे। उनकी एक बात जो मुझे नहीं भूलती कि पुरुषार्थ का सही आकलन विपरीत परिस्थितियों में ही होता है और चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। चरैवती के सिद्धांत को वो मानते थे और उस सिद्धांत का पालन करते हुए मैं अपने कर्तव्य पथ पर पुनः आ गया हूँ। लेकिन तुभ्यम ने इस दुखद क्षण में भी अपने आप को आपके बीच उपस्थित रखा। मैं मृदुल सर का हृदय से आभारी हूँ कि जो वीडियोस मुझे लेकर आने थे करंट अफेयर्स के, वो अथक परिश्रम के द्वारा मृदुल सर और उनकी टीम ने इस दिशा में काम किया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये वीडियो जो शूट किया गया और आप तक पहुंचा है, निश्चय ही राष्ट्रीय फलक पर ये एक आदर्श स्थापित करेगा। आप निश्चित रूप से, अगर आपने नहीं देखा हो तो पुनः से देखिएगा, ये आपको आपकी परीक्षाओं में बहुत मदद पहुंचाएगा। आज हम लेखपाल परीक्षा 2020 में जो आयोजित होनी है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि लॉकडाउन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद चीज़ें यथावत शुरू हो जाएंगी और बड़ी तेज़ी से भर्तियों के विज्ञापन भी आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समय आपको तैयारी के लिए नहीं मिलेगा जब विज्ञापन आएगा। इसलिए हमारी ये मंशा है कि आप तत्काल से, आज ही से इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दें। हमारी टीम जो इस दिशा में प्रयास कर रही है, उसके साथ आपके भी प्रयास होने चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। और मुझे जो टॉपिक दिया गया लेखपाल के लिए, वो था ग्राम समाज एवं विकास। मुझे ये सूचना मिली कि इस टॉपिक को लेकर विद्यार्थियों के बीच थोड़ा सा भय और संशय का वातावरण है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस खंड से जो 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आपका साथ हमें आद्योपांत मिला, शुरू से अंत तक आपका साथ मिला, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 25 में से 23-24 अंक आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। और जब मुझे ये आवंटित किया गया विषय, तो मैंने जब इसके प्रारूप का अध्ययन किया, जब इसके सिलेबस का अध्ययन किया, सूक्ष्मता से देखा और पूर्व के प्रश्नों पर भी दृष्टि डाली, तो एक बात स्पष्ट हुआ कि आप इसमें कम मेहनत में ज़्यादा अंक पा सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सरल तरीके से इस पूरे खंड को तैयार किया जाए। आप जब इसके सिलेबस की बात करेंगे तो जो सिलेबस शासन द्वारा, भर्ती बोर्ड द्वारा, यूपी SSSC द्वारा जो पिछले परीक्षाओं में रखा गया था, उसको दृष्टिगत रखते हुए जब हम आपके सामने ला रहे हैं, तो पहला टॉपिक है उसका ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में सबसे पहली चीज तो ये जो टॉपिक है वो अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा करता है कि वो भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास की अवधारणा से परिचित हों। अगर आप बात करोगे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की दृष्टि से इस टॉपिक के कितने प्रश्न पूछे गए या कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं बने हैं। लेकिन आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये पूरे जो भी इसमें विषय दिए गए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उसकी ये रीढ़ है। यानी ग्रामीण विकास की अवधारणा को अगर आप पूर्णतः नहीं समझेंगे तो थोड़ा आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में ग्रामीण विकास से तात्पर्य क्या है और भारतीय संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसकी अवधारणा क्या है। हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन।
ये सीधे सीधे प्रश्नों से जुड़ा है, बड़ा आसान है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के संदर्भ में कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सारी चीजों की जानकारी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा चूंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा से जुड़ने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी इसका हम अध्ययन करेंगे। आसान है थोड़ा सा, अगर हम ग्रामीण विकास के कॉन्सेप्ट को समझते हुए इन योजनाओं को उससे जोड़कर अध्ययन करेंगे तो आसान होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है, और दिक्कत के समाधान के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूं आपके साथ, तो इसका बड़े अच्छे से समाधान होगा। फिर तीसरा टॉपिक है ग्राम विकास शोध प्रणालियां। दरअसल ये टॉपिक थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये क्या है, आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। ग्रामीण विकास के लिए कौन सी हम व्यवस्था, कार्यक्रम, योजनाएं चलाएं जो उस क्षेत्र के लिए लाभकारी हो। देखिए, कोई भी चीज जब क्रियान्वित की जाती है तो सबसे पहले वो विचारों के रूप में आती है, उसके बाद उसका क्रियान्वयन होता है। ठीक उसी प्रकार से किस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, उस क्षेत्र की आवश्यकता का अध्ययन करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तो शोध प्रणालियां जो हैं उससे रिलेटेड हैं, सीधे प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन यह आवश्यक है, योजनाओं को बनाने में इनकी भूमिका होती है, इसको भी हम समझेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, गरीब देश है, और चूंकि 69% आबादी भारत की गांव में रहती है, तो स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली अगर हम मजबूत करेंगे, ज़्यादा गरीब लोग गांव में रहते हैं, तो अगर उनके स्वास्थ्य की हमारी योजनाएं अगर लाभकारी होंगी और उन तक लाभ पहुंचेगा, तो स्वाभाविक है कि भारत मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा। तो उसका भी अध्ययन हमको करना है, उसी परिप्रेक्ष्य में करना है। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उससे, तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत, आप कह सकते हैं कि आसानी से तैयार होने वाला टॉपिक है। उसके बाद आप ग्रामीण सामाजिक विकास की बात करेंगे। ग्रामीण सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि जो ग्राम की सामाजिक संरचना है, उस ग्रामीण सामाजिक संरचना में शिक्षा, इसके अलावा आपके साक्षरता, इसके अलावा आपके लिंगानुपात, शिशु मृत्यु दर, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। कहीं ना कहीं हमको सामाजिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश की जनगणना का भी अध्ययन करना होगा। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, किस तरह से खंडों में विभाजित हम करके हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर आता है ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। भूमि सुधार, चूंकि आप जानते हैं कि निरंतर फर्टिलाइजर का यूज कर करके हमारी भूमि की उत्पादकता में कमी आई है। लगातार कृषि वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं कि भूमि में कौन से उर्वरक पदार्थों की कमी की वजह से उनकी उत्पादकता शक्ति प्रभावित होती है। इन सारी चीज़ों का भूमि सुधार से सीधा संबंध है। तो भूमि की सुधार के लिए सरकारी प्रयास क्या चल रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। अब आपको ये लग सकता है कि ये टॉपिक क्यों जोड़ा गया, एक सवाल जहन में आ सकता है। स्वाभाविक है कि जब हम लेखपाल के पद की बात करते हैं तो लेखपाल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के बिल्कुल रूट लेवल का सबसे, आप कह सकते हैं कि प्रमुख पद है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बड़ी प्रभावशाली भूमिका भी है। तो स्वाभाविक है कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण सामाजिक ताने बाने और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से उस क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक कर्मचारी की उसको जानकारी होनी चाहिए, उससे उसको अवगत होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम में डालकर लेखपाल को पद ग्रहण करने के पहले ही थोड़ी जानकारी हो जाएगी, इसलिए इसे लेखपाल
पद की परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और गाहे बेगाहे इधर उधर जब आप जीएस के कुछ पोर्शंस को पढ़ते हैं तो कुछ टॉपिक्स को आप इसमें पढ़ते हैं। अब ये अलग से आप हेडिंग के रूप में नहीं पढ़ते, तो कहीं ना कहीं जुड़े हैं आप इस टॉपिक से। लेकिन स्पेशली जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो अलग खंडों में विभाजित करके हम इसका अध्ययन करेंगे। मैं आपको दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब हम किताबों में देखेंगे तो ऐसे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। प्रश्नों को देखते हुए आपके पढ़ाई में सुविधा हो, आपको याद रखने में सुविधा हो, आप प्रश्नों को सरलता से हल कर सकें, इसके लिए मैंने जो प्रश्नों के स्वरूप को देखा उसके आधार पर अलग से विभाजन किया है और इसी हेडिंग के अंतर्गत हम अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे आगे। तो मैं जरा उसको भी आपको दिखा दूं। जो पहला टॉपिक मैंने बनाया वो था ग्रामीण विकास। अब ग्रामीण विकास में दो टॉपिक्स हैं इसमें, एक तो राष्ट्रीय योजनाएं और कार्यक्रम, यानी संघ की सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीण विकास के संदर्भ में, उनकी चर्चा हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। और चूंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा से जुड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी ये पूछा जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी योजना और कार्यक्रम लेकर आ रहा है, उसका अध्ययन भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आसान, जब हम इस तरह से कैटेगराइज करके इसका अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक है कि थोड़ा आसान होगा और व्यवस्थित होगा और याद रखने में भी हमको बहुत सहूलियत होगी। दूसरा टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो ग्रामीण स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रदेश और राज्य सरकारों ने कौन कौन से योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। जो पिछले परीक्षा का मैं प्रश्न पत्र जब देख रहा था तो इस ग्रामीण विकास वाले पोर्शन से मैंने देखा कि एक बड़ा सेक्शन, ये बड़ा एरिया कवर कर रहा है और लगभग मैं कह रहा हूं लगभग 7 प्रश्न पूछे गए हैं इस क्षेत्र से। दूसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो इससे भी लगभग 3 प्रश्न पूछे गए। जैसे राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में जैसे मैंने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, अब तो तमाम योजनाएं चल गई हैं, जैसे स्वच्छता के संदर्भ में, जैसे शौचालय के संदर्भ में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में। तो आसान है, आसानी से याद भी होगा। हम लोग जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो इसे हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश की कृषि और पशुपालन की स्थिति क्या है, कृषि में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, उनकी पैदावार कितनी है, ठीक है ना, उनकी कैटेगराइज करके उनका अध्ययन हम करेंगे। पशुपालन की स्थिति क्या है, क्योंकि रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन ये रोजगार सृजित करता है और सरकार उस संदर्भ में तमाम जो है सहूलियतें भी देती हैं, सब्सिडाइज रेट पे लोनिंग वगैरह की जाती है। तो इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे और इससे भी पिछली बार जो है वो लगभग 3 क्वेश्चंस आए थे, तो इसका भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। फिर आता है ग्रामीण शासन। ग्रामीण शासन से तात्पर्य क्या है कि चूंकि आप लेखपाल पद के लिए फॉर्म डालेंगे तो लेखपाल के कर्तव्य और दायित्व क्या होते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए थे। 3 प्रश्न लगभग पूछे गए थे पिछली परीक्षा में इससे। तो लेखपाल पद के कर्तव्य और दायित्व क्या है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ जिन सरकारी अभिलेखों का प्रयोग लेखपाल करता है उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन भी हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा पंचायत में संवैधानिक प्रावधानों की बात मैंने की है, तो पंचायत के संवैधानिक प्रावधान जो संविधान के भाग 9 में उल्लिखित हैं उसका अध्ययन हम करेंगे।
हालांकि जीएस के पोर्शन इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में भी हम इसका अध्ययन कर लेंगे अलग से कि संविधान में पंचायतों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के पश्चात क्या स्थिति बनी है पंचायतों की, उसका अध्ययन हम करेंगे, समग्र रूप से करेंगे। और इंपॉर्टेंट इश्यू है, 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। इसके अलावा पंचायतों का उत्तर प्रदेश में सांगठनिक स्वरूप क्या है, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि पंचायतों का सांगठनिक स्वरूप क्या है। दरअसल संविधान में पंचायत जो है वो प्रांतीय विषयों की सूची में है, राज्य सूची में है। तो राज्यों ने कुछ अपने यहाँ कुछ थोड़ी बहुत अलग व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। जैसे ग्राम प्रधान जो होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसका सांगठनिक स्वरूप क्या है। और पिछली परीक्षा में जो मैंने देखा था 2 प्रश्न इस सेक्शन से भी पूछे गए थे। तो ये लगभग 6 सेक्शन हो गए आपके। इसके अलावा जो मैंने एक इंपॉर्टेंट, अब देखो आप इसमें भले ही वो चिन्हित नहीं है, वो टॉपिक दिया नहीं गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल की जब आप बात करोगे, यूपी स्पेशल की जब आप बात करोगे, तो ज्यादा यानी कि लगभग 5 प्रश्न इस सेक्शन से पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, जो यहां पर आपको दर्शाया नहीं गया है सिलेबस में। और इसको भी मैंने सब टाइटल्स में बांट दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का हम अध्ययन कर लेंगे, सांस्कृतिक मेले वगैरह जो लगते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उन सबका अध्ययन करेंगे। देखो एक चीज, यूपी स्पेशल तो हमें जीएस में भी पढ़ना ही है, और यहाँ भी हम इसको इस तरह से कैटेगराइज करके अगर यहाँ पढ़ लेते हैं तो दोनों जगह ये काम करेगा। जैसा कि पंचायत के संवैधानिक प्रावधानों की मैं बात कर रहा था कि जीएस में भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ भी, तो दोनों तरीके से हमारी तैयारी हो जाएगी। अगर 5 प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं और 1-2 प्रश्न और भी कहीं पूछ लिए गए, तो एक बड़ा सेक्शन आप कह सकते हैं कि अकेले यूपी स्पेशल से आपको मिल जाएगा। तो कला और संस्कृति का हम अध्ययन करेंगे। इतिहास का, उत्तर प्रदेश के इतिहास का भी थोड़ा अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये जो अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। भौगोलिक स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप क्या है, इसका भी अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ व्यापार और उद्योगों की स्थिति, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, पिछली बार भी पूछे गए कि जैसे कि लौह और इस्पात के कारखानों के संदर्भ में, या लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, ताले नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके अलावा पर्यटन के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ज़्यादा विकसित है। बौद्ध, चूँकि महात्मा बुद्ध की ये जन्मस्थली रही है उत्तर प्रदेश, तो उससे जुड़े 2-3 महापरिनिर्वाण भी महात्मा बुद्ध का यहीं हुआ है, कुशीनगर में। तो पर्यटन, बौद्धिक पर्यटन से संबंधित और अन्य चीज़ों से भी संबंधित पर्यटन की दृष्टि से, जैसे काशी जो है, वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से शामिल है, पिछली बार ये प्रश्न पूछ भी चुका है, तो ये पर्यटन के अंतर्गत में इसका अध्ययन कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज, जनगणना, सेंसस, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। जनगणना से आपके प्रश्न जो है वो पिछली बार भी पूछे गए थे, हर बार पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है उसमें हम साक्षरता का अध्ययन कर लेंगे, इसके अलावा हम लिंगानुपात का अध्ययन कर लेंगे, इसके अलावा हम शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, दशकीय वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। और मुझे लगता है कि आसानी से हम इसको तैयार भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी डाल देते हैं इसमें, जो कि भले ही आपके इस सिलेबस में शामिल हो या ना हो, तो वो मिसलेनियस भी आपको अलग से पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। जीएस का जो हमारा तुभ्यम की क्लासेस जो चलेंगी जीएस की, उसमें यकीन मानिए कि जो भी एक आध प्रश्न आएंगे मिसलेनियस में वो कवर अप कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चिंत रहिए, और आपको इस टॉपिक पे स्पेशली मैं कहूंगा कि इस टॉपिक पे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
हम इस तरह से जो जैसे कि मैंने वैज्ञानिक तरीके से इसका विभाजन किया, वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, उसी तरीके से हम अध्ययन को भी आगे लेकर चलेंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि अवधारणाएं स्पष्ट हों, आपके दिलो दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएं। और मुझे लगता है कि हमें सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि तुभ्यम का तो ये नारा ही है, बाधाएं विफल हम होंगे सफल, इति सिद्धम तुभ्यम तुभ्यम तुभ्यम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अब इस पर चर्चा करने के लिए। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। एक निवेदन करूंगा कि अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें तुभ्यम के साथ अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। धन्यवाद।